ठीक है, तो आज अपन शुरुआत करते हैं विभवमापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इससे पहले अपन ने मीटर सेतु वाला देखा था, और मीटर सेतु की सहायता से अपन ने क्या करा था, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया था। अगर हमें कोई तार दे दे और उस तार का अगर हमसे प्रतिरोध पूछ लिया जाए तो हम मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। S बराबर निकाला था है ना, तो वैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आज अपन देखेंगे विभवमापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। यहाँ पर भी प्रतिरोध निकाल रहे हैं, लेकिन इसका ये प्राथमिक सेल का है आंतरिक। और कौन सा प्रतिरोध है? आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर, जैसे कोई सेल है, ये सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जैसे एक प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, एक माइनस वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, प्लस माइनस, इन्हीं से तो करंट बाहर जाएगा सेल से। सेल के अंदर क्या भरा होता है? कोई भी पदार्थ का सॉल्यूशन भरा होता है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों आयन होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, इस तरह के आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इनमें सेल में धारा कैसे प्रवाहित होती है? तो ये जो आयन है, ये नेगेटिव वाला इस प्लस की तरफ आएगा, ये प्लस वाला माइनस वाले की तरफ आएगा, तो ये प्रवाहित होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर। सेल जब हमको बाहर धारा देता है ना, तो बाहर ऐसे धारा देगा, जैसे प्लस से माइनस की ओर एक करंट फ्लो होगा, लेकिन ये करंट फिर यहाँ अंदर सेल के अंदर भी प्रवाहित होता है ऐसे फिर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर प्रवाहित होते हैं ना सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन भी है उस पर प्रतिरोध लगाता है कुछ, यानी उसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। तो वह प्रतिरोध जो सेल के अंदर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो जीरो प्रतिरोध रखता हो आंतरिक प्रतिरोध। इसलिए अपन ने कल देखो, जब भी एक सेल बनाया था तो उसके आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ बताया था ना, सेलों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम में अपन ने देखा था। तो ये आंतरिक प्रतिरोध मैंने बोला था कि इन दोनों के अंदर होता है, बीच में, तो ये वो आंतरिक प्रतिरोध है। तो आज अपन इस आंतरिक प्रतिरोध का मान ही ज्ञात करने वाले हैं कि किसी सेल के लिए उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, वही चीज निकालेंगे अपन। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किसकी सहायता से करेंगे? विभवमापी की सहायता से करेंगे। तो विभवमापी क्या होता है और उसकी सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान अपन निकालते हैं। तो देखो, अपन ने यहाँ कोई सेल ले लिया, ये कोई सेल है, इसका ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है? E। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि सेल जब ओपन सर्किट में होता है, खुले सर्किट में होता है, तो उसका जो विभव होता है उसी को अपन विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो ये हो गया। इसके दोनों टर्मिनल के बीच में जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को हम हमेशा बाहर बनाते हैं, ठीक है, इसी के श्रेणी क्रम में बना दिया। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। आंतरिक प्रतिरोध को अपन किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से लिखते हैं। इस स्मॉल आर का मान अपन को ज्ञात करना है। तो इस स्मॉल आर का मान ज्ञात करने के लिए अपन ने एक सर्किट बना लिया, इसमें एक लगा लो कुंजी, ताकि इस सर्किट को जब चाहे चालू कर सके, जब चाहे बंद कर दें। साथ में एक लगा लिया हमने बाह्य प्रतिरोध आर का मान, एक लगा लेते हैं हम धारा नियंत्रण। इस तरह से कंप्लीट कर लो इसको, ठीक, ये हमने बना लिया। और चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कनेक्ट कर लो, क्योंकि अपन को धारा चेंज नहीं करनी, तो डायरेक्ट भी कर लो, और चाहो तो लगा देना, वो धारा को कांस्टेंट करने का काम आता है कि कम हो जाता है करने को। तो इस तरह से अपन ने लगा लिया। ये जो सेल है ना, इसका अपन आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, मतलब इस स्मॉल आर का मान निकालने वाले हैं आज। तो इस स्मॉल आर का मान ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पर इसी परिपथ में दो चीज और कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा एक ही सेल है, एक तो ये मैं बता दूं, ये पूरा एक ही सेल है। ये जो प्रतिरोध है ये इसके अंदर का ही है, अपन ने इसको चित्र में बाहर बनाया है, केवल इतनी सी बात है। दूसरा, अपन इस सेल के दोनों टर्मिनल पर जो विभव है उसको वोल्टमीटर से भी नापेंगे। तो इधर और इधर इन दोनों बिंदु पर हम वोल्टमीटर लगा सकते हैं। तो ये दोनों बिंदु यही है, तो हम ऐसे लगा सकते हैं। ये अपन ने लगा दिया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर लगाते ही क्या करेगा? इसके वोल्टेज को नाप लेगा, विभव को नाप लेगा। इस परिपथ में जब करंट फ्लो होगी, ये प्लस से माइनस है, तो इधर से करंट तो फ्लो होगी ऐसे। तो इस करंट को नापने के लिए अपन को इस पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं एक अमीटर लगाना पड़ेगा। अमीटर को अपन यहाँ लगा देते हैं। अमीटर और वोल्टमीटर जानते हो? देखो, वोल्टमीटर क्या काम आता है? विभव नापने के काम आता है। दो बिंदुओं के बीच में विभव को नापना हो तो वोल्टमीटर लगाते हैं, और ये हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। इसका जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, वो अनंत होता है। अमीटर के क्या काम आता है? तो ये करंट को नापने के काम आता है। हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जिससे रास्ते पे करंट बहेगी उसी रास्ते पे लगाना पड़ेगा, तो अमीटर लगाते हैं। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, आदर्श अमीटर का। तो इस तरह का अपन ने सर्किट बना लिया, जिसका आंतरिक प्रतिरोध अपन को निकालना है। अब बताओ, इस परिपथ में बहने वाली अगर धारा निकालें, अपन निकाल रहे हैं परिपथ में बहने वाली धारा, तो वो धारा का मान अगर हम निकालें I, तो I बराबर क्या होता है? V/R होता है।
है ना। आई का फॉर्मूला अपन जानते हैं, आई बराबर वी अपॉन आर होता है, तो विभव कितना है वो और अपॉन आर। तो देखो इसमें विभव बैटरी एक ही लगी हुई है ये वाली, इसका विभव कितना है ई, विद्युत वाहक बल तो ई अपॉन आर, आर यानी रेजिस्टेंस। तो इस पूरे पथ में प्रतिरोध कितने हैं, तो देखो एक प्रतिरोध तो ये रहा और एक प्रतिरोध ये रहा, दोनों कैसे लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, साइन से जुड़े हुए हैं ना दोनों। इस पूरे परिपथ में देखो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 तो होता है, R1 प्लस R2 होता है ना। तो ये वाला आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो इसको मैं अगर यहाँ ले आऊँ तो ये इससे गुणा होगा तो I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r हो जाएगा ये बराबर, ये किससे आ गया, ई के आ गया। इसमें से मैं स्मॉल r का मान निकाल रहा हूँ, तो देखो पहले इसको उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, ये हो गया ई माइनस, इसको उधर भेज दिया I कैपिटल R, और यहाँ बचा क्या I स्मॉल r, मैं स्मॉल r को यहाँ रख लेता हूँ, I से लगा देता हूँ भाग, तो ये आ गया अपॉन I हो गया इस तरह। तो ये एक स्मॉल r का मान हमारे पास आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो ई माइनस आई आर को क्या लिखते हैं, ओम का नियम ध्यान दें, क्या होता है ओम का नियम, V बराबर आई आर होता है ना, V बराबर आई आर। उससे देखो ये आई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ बटा आई का मान बताओ, यहाँ से अगर आई भी लिखना हो तो मुझे कैसे लिखूंगा, V बटा आर, तो यहाँ हो जाएगा V बटा आर। यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये चीज आ गई। इसको थोड़ा और सॉल्व करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ई माइनस वी अपॉन वी, और ये आर ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा और गुणा आर। इस तरह से इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर होगा ई माइनस वी अपॉन वी गुणा आर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। कौन सा है ये, आंतरिक प्रतिरोध का। इससे हम क्या क्या चीज पता होनी चाहिए, बैटरी का विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए कि कितने वोल्ट की बैटरी, जैसे हम एक नया सेल खरीद के लाए तो 1.5 वोल्ट जो लिखा आता है वो उसका क्या है, विद्युत वाहक बल। लेकिन उसी सेल को जब हम वोल्टमीटर लगाते हैं उसका वोल्टेज नापेंगे तो वो क्या बताएगा, उसका विभव बताएगा, तो वो होता है V, और वो 1.5 वोल्ट से हमेशा कम होगा, तो वो V होगा। और R कौन सा है, जो उस सेल को जब कनेक्ट करेंगे तो बाहर का जो प्रतिरोध है वो अपने R कहलाएगा, तो ये R होगा। इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकलेगा। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था कि विभव मापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो आंतरिक प्रतिरोध का केवल फॉर्मूला निकला है यहाँ। अब अपन देखेंगे कि प्रैक्टिकल जब करेंगे हम लैब में, ये हमारे प्रैक्टिकल में भी है, तो प्रैक्टिकल जब अपन करेंगे ना लैब में, तो वहां अपन स्मॉल r का मान कैसे निकालेंगे, वो भी किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। तो विभव मापी होता किस तरह का है वो देखते हैं अभी, और फिर उससे प्रैक्टिकल में अपन कैसे करेंगे वो ज्ञात करेंगे। इतना उतार लो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे कि लैब के अंदर जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसकी परिपथ व्यवस्था मतलब सर्किट कैसा बनाएंगे, परिपथ कैसा बनाएंगे लैब के अंदर। तो देखो लैब में विभव मापी होता कैसा है, विभव मापी जैसे मीटर सेतु में लकड़ी का इस तरह का आयताकार बॉक्स था ना, विभव मापी भी ठीक इसी प्रकार का दिखता है, एक लकड़ी का आयताकार बॉक्स इस तरह का। इस पर हम तार लपेटते हैं, जैसे हमने मीटर सेतु में कितना लंबा तार लिया था, 1 मीटर वाला लिया था, तो यहाँ पर जो तार है उसकी लंबाई जो है वो 1 मीटर नहीं है बल्कि 10 मीटर है, यानी उससे 10 गुना है। तो लेकिन 10 गुना तार, अब अगर हमने एक ऐसा ऑपरेटर बनाए कि 10 मीटर लंबा तार लगाना हो, तो अगर अपन सीधा लगाएंगे तो 10 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना बड़ा उपकरण बन जाएगा। तो अपन ने उस 10 मीटर तार को कैसे लपेटा है, देखो ये ए बिंदु है, यहाँ से बांधा तार को और यहाँ से लेकर गए यहाँ तक ले गए, 1 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 मीटर है। फिर इसको मोड़ा यहाँ से और यहाँ ले आए, ये 2 मीटर हो गए। ऐसे ही ये 3 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, ये हमने फिर से 5 मीटर हो गया, यहाँ पर फिर लपेटा 6 मीटर हो गया, यहाँ करा 7 मीटर हो गया, टच नहीं करना है इनको ना, 7 मीटर हो गया, ये 8 मीटर हो गया, ये हमारे 9 मीटर हो गया, और ये हमारे 10 मीटर हो गया। यहाँ तक ले आए, ये रहा। तो इस तरह से हमने 10 मीटर के तार को अपन ने लपेटा, एक बिंदु से चालू करा और बी बिंदु तक ले आए। इसके नीचे यहाँ पर क्या लगा होगा, एक स्केल लगेगा होगा, वही जैसे मीटर सेतु में लगा हुआ था। तो कहाँ तक जाएगा ये, 1 मीटर तक, 100 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर कह दो या 100 सेंटीमीटर कह दो, यहाँ तक लंबाई। इस तरह से अपने तार को लपेट दिया। ये है हमारे विभव मापी जो रियल के अंदर हमको लैब में मिलेगा। इसका पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तार का ये है ए, और ये एंड वाला पॉइंट है बी, है ना। इन दोनों के बीच में हम जो भी सर्किट बनाना होगा उसको बनाएंगे। यहाँ पर स्केल लगा हुआ है, कभी भी हमको देखना हो कि कहाँ पर यहाँ तक मान की लंबाई कितनी, तो ऐसे निकाल देते हैं, समझिए बात। अब मैं इसका यहाँ पर परिपथ बना देते हैं, कैसा बनेगा ना यहाँ पर। तो देखो परिपथ किस तरह का होता है। तो ये 10 मीटर लंबा तार है, सॉरी 1 मीटर ये, हाँ। टोटल लंबाई कितनी है तार की, 10 मीटर हो गया ना, 1 मीटर से यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल 10 मीटर हो गया।
तो इस पूरे 10 मीटर के तार को जो ए और बी बिंदु के बीच में बंधा हुआ है, इसको मैं बना देता हूँ, ये बिंदु ए रहा और ये बिंदु यहाँ पे बना देता हूँ, ये बिंदु बी रहा, और दोनों के बीच में ये तार की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। ये यहाँ चित्र बना रहे हैं, तो अपन ने मान लिया ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और दोनों के बीच में ये तार है, कितना लंबा है, 10 मीटर लंबा है। अब इस ए और बी के बीच में अपन को विद्युत परिपथ बनाना है। तो देखो विभवमापी में जब भी परिपथ अपन बनाते हैं तो दो परिपथ बनते हैं, एक अपन इसके ऊपर बनाएंगे, इसका नाम होता है प्राथमिक परिपथ, और एक परिपथ इसके नीचे बनाएंगे, ये अपने क्या कहलाता है, द्वितीयक परिपथ। दो परिपथ बनेंगे, पहली बात तो ये। अब ऊपर प्राथमिक परिपथ कैसा बनेगा, वो हमेशा सेम होता है, उसको ध्यान रखो। बिंदु ए से अपन एक तार कनेक्ट करेंगे, उसमें एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है, बैटरी अपन लगा देंगे, फिर हम इससे एक प्रतिरोध लगाएंगे, धारा नियंत्रक कनेक्ट कर देते हैं, और इसको कनेक्ट कर देंगे पूरा। अच्छा, इस तरफ से हम चाहें तो एक कुंजी लगा देते हैं, ताकि इसको कभी ऑफ करना हो तो हम कुंजी को हटा देंगे। कुंजी हर जगह परिपथ में लगा देते हैं, इसलिए क्योंकि बार बार परिपथ को बंद करते समय सेल नहीं हटाना पड़े। तो कुंजी केवल हटा दी तो सर्किट बंद हो जाएगा। जिससे हमारे कुंजी का मतलब ये होता है, जैसे हमारे प्लग होता है ना, जो स्विच होते हैं, स्विच जैसे ऑन करा फैन चल जाएगा, ऑफ करा बंद हो जाएगा, है ना। तो वैसे ये होता है, इसको लगा देंगे तो ये ऑन हो गया, चालू हो गया, और इसको हटा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये अपने प्राथमिक परिपथ बनेगा विभवमापी का, हमेशा ध्यान में रखना। तो ये ए और बी तार था ना, इसमें अपन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें इस तरह का परिपथ जोड़ दिया, तो ये अपने कौन सा परिपथ हो गया, प्राथमिक परिपथ हो गया। अब अपन द्वितीयक परिपथ बनाएंगे, नीचे कैसा बनेगा, तो अच्छा, ये जो सेल दिया इसका विद्युत वाहक बल मान लो ई है। अब अपन प्राथमिक का विद्युत वाहक बल किसका, प्राथमिक का, ईपी नाम दे दिया। अब अपन दूसरा परिपथ बनाते हैं यहाँ, तो दूसरा परिपथ किसके लिए बनेगा, तो जिस सेल का अपन को आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है ना, उस सेल के लिए बनेगा। तो उस सेल को अपन यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लिया और यहाँ वो सेल लगा दिया, ये हो गया ई। इसका विद्युत वाहक बल है, ठीक है। इसी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है कि इसके अंदर प्रतिरोध कितना है, ये चीज अपन को ज्ञात करनी है। ये चीज ज्ञात करने के लिए अपन ने इसके आगे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, वही करंट की दिशा बताएगा, मीटर से तो में लगाया था ना। और इस गैल्वेनोमीटर के जस्ट बाद अपन क्या लगाते हैं, स्पर्शी कुंजी। स्पर्शी कुंजी क्या कर सकते हैं, इस तार पर चला सकते हैं, यहाँ 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 कहीं पर भी टच कर सकते हैं इसको, ऐसे पूरे तार पर, यानी यहाँ पर करेंगे तो इस पर भी कर दो, इससे यहाँ यहाँ कहीं पर भी टच कर सकते हैं, ठीक है, स्पर्शी कुंजी है। ये गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, धारा का विक्षेप बताएगा कि इस तरफ है या इस तरफ है या जीरो है। तो शून्य विक्षेप वाली स्थिति अपन को निकालनी है कि जहां पर स्पर्श करते ही ये गैल्वेनोमीटर कैसा बताया, जीरो करंट बताया, जो अमीटर में आ रहा था ना, सॉरी मीटर सेतु में जो आ रहा था ना वो वाला, यहाँ प्लस और माइनस इस तरह से जुड़ा हुआ है। फिर अपन इसी सेकेंडरी इसी परिपथ में इस सेल के दोनों टर्मिनल पर यहाँ पर एक तो जोड़ देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स हमने कल देखा था किस तरह का होता है, इससे हम मनचाहा प्रतिरोध लगा सकते हैं, 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का। इसमें खूब सारी कुंजी होती है, उससे लिखा होता है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो जिस ओम का निकालेंगे कुंजी को, उतना ओम प्रतिरोध इसमें लग जाएगा। फिर इसमें यहाँ पर लगाएंगे एक कुंजी, इस कुंजी का नाम K2, क्योंकि ये पहली कुंजी है तो K1 रख देते हैं, और ये दूसरी कुंजी है तो K2 रख देते हैं। और फिर इसको अपन ने इससे कनेक्ट कर दिया इस तरह। ये हमारे धारा नियंत्रक है, इसको रियल स्टेट बोलते हैं, तो RH धारा नियंत्रक। तो इस तरह का ये परिपथ बनेगा जो अपन को लैब में बनाना है। देखो इस परिपथ को फिर से देखो, ए और बी बिंदु जो तार का शुरू और एंड का पॉइंट है, इनके बीच में प्राथमिक परिपथ कैसे बनाएंगे, एक लगाएंगे सेल, प्राथमिक सेल है ईपी, फिर कुंजी लगाएंगे, और फिर उसके बाद धारा नियंत्रक लगाएंगे। धारा नियंत्रक क्यों, क्योंकि इससे अपन धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, ज्यादा या कम कर सकते हैं। इसको अपन इस पे चलाएंगे ना, तो धारा का मान इस परिपथ में कम या ज्यादा किया जा सकता है। फिर इसको कनेक्ट कर दिया बीच। ये तो हो गया प्राथमिक परिपथ। अब बीच एक परिपथ क्या बनाएंगे, तो जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको लगाना तो पड़ेगा, तभी तो ज्ञात होगा इससे, इस उपकरण से। तो इसको अपन ए से शुरू करा, इसको लगा दिया सेल को, गैल्वेनोमीटर से ये स्पर्शी कुंजी यहाँ लगा दी, और इसी सेल के दोनों टर्मिनल पर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी को लगा दिया। इस तरह से ये अपना परिपथ पूरा कंप्लीट होगा। अब अपन करते हैं प्रायोगिक व्यवस्था की अपन कैसे करेंगे, तो इसकी कार्यविधि क्या है वो अपन देखेंगे। तो देखो प्रारंभ में अपन क्या करेंगे कि प्रारंभ में जो कुंजी K2 है ना, कुंजी K2 को हटाने पर या निकालने पर, तो अपन ने कुंजी K2 को निकाल दिया बाहर। तो कुंजी K2 को जैसे बाहर निकाल दिया तो ये सर्किट क्लोज हो गया, उधर
तो ये सर्किट अपने क्लोज हो गया, अभी आपस में कनेक्ट नहीं है, ये क्लोज हो गया, तो इसको ऑफ मानो, जैसे ये सर्किट है ही नहीं, क्योंकि इस कुंजी को अपन ने बाहर निकाल लिया ना, प्लग जो स्विच है उसको ऑफ कर दिया, तो ऑफ कर दिया तो ये कुछ भी चीज चलेगी नहीं जो स्विच से जुड़ी हुई है, तो इसको अपन ने ऑफ कर दिया तो ये चलेगा नहीं, तो ये तो हो गया बंद। अब केवल यहाँ कौन बचा, ये सेल बचा, तो इस सेल को अपन इस पर, अब इस पर की कुंजी को इस तार पर चलाएंगे और एक ऐसा बिंदु निकालेंगे जहां पर ये गैल्वेनोमीटर क्या बताया, 0 बताया। इस पर देखो, इसी पर जैसे मैंने यहाँ रखा तो गैल्वेनोमीटर इस तरफ कांटा दिखा रहा होगा और एंड में रखूंगा तो इस तरफ दिखा रहा होगा, इसका मतलब हमारा परिपथ सही जुड़ा है। फिर अपन इसके बीच में ढूंढो कि कहां पर अपन को 0 मिल रहा है, तो जैसे यहाँ पर अपन को इस बिंदु पर मान लो 0 मिल गया, इस बिंदु पर जैसे अपन टच करा इस पर की कुंजी को, गैल्वेनोमीटर ने क्या बता दिया, 0 विक्षेप बता दिया, है ना। तो अपन को क्या याद कर लेनी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई याद कर लेनी कि ये लंबाई कितनी है, माना कि ये लंबाई कितनी है, L1 है। तो कैसे करेंगे अपन, प्रारंभ में अपन K2 कुंजी को निकाल लेंगे बाहर और इस पर की कुंजी को इस तार पर चलाएंगे, ये लिखना है थ्योरी में, है ना, थ्योरी में से लिखना। तो K2 कुंजी को बाहर निकाल लिया, फिर इस पर की कुंजी को अपन तार A से B के चलाएंगे, तो A से B पे चलाने पर माना कि L1 लंबाई यहाँ तक, L1 लंबाई पर यहाँ जैसे इस पर की कुंजी को अपन ने टच करा तो इसमें जो विक्षेप है वो कैसा आ गया, शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई। तो इस शून्य विक्षेप की स्थिति में देखो, ये इसका जो विद्युत वाहक बल था ना E, उतना का उतना ही इस तार पर होगा, दोनों समांतर क्रम में, विभव का मान समान होगा। तो इस पेड़ का जो विद्युत वाहक बल है E हटाने पर L1 लंबाई पर अपन को क्या मिली है, शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप मिला है, L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप मिला है। तो इस स्थिति में इसका जो विद्युत वाहक बल है E का, ये तो जुड़ा ही नहीं सर्किट में, तो इसका जो विद्युत वाहक बल है वही होगा इतनी लंबाई पर विद्युत वाहक बल। तो इसका विद्युत वाहक बल है कितना, तो वो अपन निकालते हैं। तो इसका विद्युत वाहक बल निकालें। अच्छा, इसमें अब अपन को एक चीज और यहाँ देखना पड़ेगा, उसे अपन कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होती है, तो विभव प्रवणता का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई का विभव। इसे क्या कहते हैं, प्रति एकांक लंबाई का विभव, यानी इस तार की एकांक लंबाई पर विभव का मान कितना है, और विभव प्रवणता को लिखते हैं x से, ये होता है। तो प्रति एकांक लंबाई का विभव होता है, तो ये विभव प्रवणता x होती है, ठीक है। तो अब अगर इस तार का जो विभव प्रवणता है वो अगर x है, x का मतलब प्रति एकांक लंबाई का विभव कितना है, x है ना। तो ये एक निश्चित मान होता है, प्रति एकांक लंबाई का विभव या विभव प्रवणता किसी तार के लिए निश्चित होती है, जिस पदार्थ का बना हुआ है उसके लिए निश्चित होती है। तो निश्चित जब है x का मान, तो प्रति एकांक लंबाई का जब विभव x है तो L1 लंबाई का कितना हो जाएगा, इसको x से गुणा कर देंगे, L1 को किससे गुणा कर देंगे, x से। देखो ये चीज समझ में आएगी। विभव प्रवणता का मतलब क्या होता है कि एकांक लंबाई का विभव, यानी एक का मान लो, एक लंबाई का विभव कितना है, x है, तो L1 लंबाई का कितना हो जाएगा, तो L1 से गुणा करना पड़ जाएगा, तो L1 से गुणा कर दिया x को, तो ये आ गया आपके पास विभव। तो ये पहली चीज हो गई। देखो ये समझ में आया क्या, सबसे पहले क्या करना है, कुंजी K2 को बाहर निकालना है और इस स्पर्शी कुंजी को AB पर चलाकर देखना है कि कहाँ 0 मिलता है। माना कि L1 लंबाई पर 0 मिल गया, तो इस L1 लंबाई को विभव प्रवणता x से गुणा कर दोगे, ये आ गया समीकरण 1, ये इस सेल का विभव आ गया या विद्युत वाहक बल आ गया। अब अपन दूसरी स्थिति करते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि K2 को लगाने पर इस कुंजी को अब की बार लगाएंगे। अब अपन ने कुंजी K2 को लगा दिया, जैसे लगा दिया तो देखो ये सर्किट जुड़ गया, अब चालू हो गया ना ये, तो ये भी इसमें काउंट हो गया। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ ओम प्रतिरोध निकालेंगे, तो जैसे ही कुछ ओम प्रतिरोध निकाला, यहाँ कुछ प्रतिरोध लगे, जैसे 2 ओम निकाल लिया तो 2 ओम का प्रतिरोध हो गया। इस सेल के कारण इस 2 ओम के प्रतिरोध पर जो भी करंट जारी होगी, यहाँ से करंट चलने लग जाएगी ना, यहाँ से चलेगी करंट, ऐसे चलने लग जाएगी। तो इसमें से जब करंट जाएगी, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध है और उसमें से करंट जाएगी, तो ओम तो 2 हो गया और करंट मान लो I जा रही है, तो I गुणा R, तो ये विभव हो गया ना इसके सिरे पर, तो ये विभव हो गया इधर, और इसी के समांतर क्रम में ये तार जुड़ा है, दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में उधर, समांतर क्रम में अपन जानते हैं विभव समान होता है। तो इसके सिरे पर जो विभव बना, यहाँ पर जो विभव बना, उतना ही विभव कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इस स्थिति में जब ये दोनों समान विभव है, अपन फिर से इसको चलाएंगे स्पर्शी कुंजी को, और एक ऐसा बिंदु निकालेंगे जहां पर अपन को क्या मिल रहा है, 0 विक्षेप मिल रहा है। माना कि अब L2 लंबाई पर क्या मिल रहा है, शून्य विक्षेप मिल रहा है। शून्य विक्षेप की स्थिति कौन सी है, L2 लंबाई पर मिली, तो L2 लंबाई पर मिली, तो अब की बार ये क्या चीज है, ये इसके सिरे पर उत्पन्न विभव है, इसलिए अब की बार मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, V लिख रहा हूँ। तो L2 लंबाई पर विभव मिला है। अच्छा, प्रति एकांक लंबाई पर विभव क्या है, वो तो x है ना, और कितनी लंबाई पर मिला है, L2, तो इस बार हो जाएगा x गुणा L2, ये आगे समीकरण 2। ये दोनों बातें समझ में आई क्या।
फिर से देख लो एक बार कि पहले K2 को बाहर निकालेंगे, इस पर्ची कुंजी को इस पर चलाएंगे, जो लंबाई L1 आगे इसको x से गुणा कर देंगे, ये हो गया इस पर विद्युत वाहक बल E बराबर x गुणा L1। उसके बाद इस K2 कुंजी को लगा देना है और इस पर्ची कुंजी को इस पर चलाना है। अब की बात जो लंबाई आई कि जितनी लंबाई पर उनको शून्य विक्षेप मिला, तो जीरो विक्षेप मिलते ही वो लंबाई को नाप लो, माना कि वो लंबाई कितनी है L2 है, तो इस बार x को किससे गुणा करना है L2 से। ये क्या हो जाएगा विभव। जब इस प्लग को लगा दिया तो ये इसके सिरे पर क्या हो गया विभव, और पहले क्या था विद्युत वाहक बल। तो ये दोनों चीज E और V अपने पास आ गई। अब अपन को क्या निकालना है, अतः आंतरिक प्रतिरोध, अतः आंतरिक प्रतिरोध जब अपन को निकालना है तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला भी अपन ने निकाला था कि स्मॉल r बराबर होता है E माइनस V अपॉन V गुणा R। ये निकाला था ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मान रख दो कि स्मॉल r बराबर E की जगह रख देंगे x गुणा L1 माइनस V की जगह क्या रखें x गुणा L2, ये ना, और बटा V ये आ गया x गुणा L2 और गुणा किससे कर दिया r से। देखो यहाँ और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और बटा में पहले x से x कट जाएगा ना, तो अपने पास आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर क्या आ गया L1 माइनस L2 बटा L2 और गुणा r। बस ये इतना सा फॉर्मूला है। हमको ध्यान में रखना है कि किसी भी जो प्राथमिक सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r जो होता है वो L1 माइनस L2 बटा L2 गुणा r होता है। ये फॉर्मूला हमारे लैब में भी काम आएगा। अपन को एक पूरे प्रैक्टिकल जब करेंगे ना, कुंजी को हटा दिया और L1 निकाल लिया, फिर कुंजी को लगा दिया और L2 निकाल लिया, L1 L2 आई गए तो ये L1 और L2 रख दो, और उसके बाद R क्या है, तो R अपन ने खुद ने लगाया था, इसमें से कितना हम निकाला था 2 3 4, वो R है, उसको रख दो। बस सॉल्व करके अपने आप ही क्या आ जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक चीज और देखो कि यहाँ पर जब अपन इसको स्पर्शी कुंजी को चलाएंगे, माना कि ये यहाँ पर 0 मिल गया, यहाँ पर जैसे लेकर आए इसको स्पर्श करते हुए अपन, तो ये यहाँ पर क्या मिल गया 0 मिल गया। तो तुम्हें L1 पता करना है ना कि 0 किस बिंदु पर मिला, तो यहाँ पे बताओ L1 कितना होगा। तो देखो इसको नापते कैसे हैं, ये तार पहला यहाँ तक गया, ये कितना हो गया 1 मीटर, फिर यहाँ गया तो ये कितना हो गया 2 मीटर, यहाँ गया तो कितना हो गया 3 मीटर, और फिर वापस यहाँ से लेकर कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। तो इतनी लंबाई कितनी है, ये नीचे स्केल लगा हुआ उसको पढ़ लोगे। माना कि 20 सेंटीमीटर है तो 3 मीटर तो ये और 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ये हो गई टोटल लंबाई। इसका मात्रक एक ही कर लेना तो ये ऐसे आ जाएगा। इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं, तो इजीली हमारे ज्ञात हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें तो पूछो। ये हमारे कंप्लीट हो गया, विभव मापी अपन ने लिया और उसकी हेल्प से अपन ने किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध याद कर लिया। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 बटा L2 गुणा कंप्लीट।